इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया और यह वीडियो नंबर फर्स्ट चैप्टर का। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को। तो देखिए, इस चैप्टर का नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया और इस चैप्टर में बिल्कुल यही चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। इंडिया के हम फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी इंडिया में कौन कौन से लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं, आखिर वो बने कैसे और उनके पीछे उनके बनने का रीज़न क्या है। इन सभी चीज़ों को इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, अगर हम इंडिया की बात करें तो ऐसा नहीं है कि हम इंडिया के बारे में पहली बार पढ़ रहे हैं। इंडिया के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं और वहाँ पर हमने देखा है कि इंडिया जो है वो काफ़ी वास्ट कंट्री है और इंडिया में कई तरह के लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं। कई तरह के लैंडफॉर्म से कहने का मतलब है कि जैसे हो सकता है कि आप प्लेन में रहते हो, प्लेन रीजन वो एक तरीके का लैंडफॉर्म है। प्लेटू यानी पठार वो भी एक तरीके का लैंडफॉर्म है। डेजर्ट हो गया या फिर आपका कोस्टल रीजन हो गया, आइलैंड हो गया, ये सभी एक तरीके के लैंडफॉर्म है। और ये सभी लैंडफॉर्म में से कोई एक ऐसा लैंडफॉर्म होगा जहां पर आप रहते होंगे। अगर आप माउंटेन रीजन्स में रहते होंगे, हिली रीजन में, तो वहां पर आप माउंटेन्स और वैलीज को देखते होंगे कि वो कॉमन फीचर है माउंटेन रीजन के, हिली रीजन के। प्लेन लैंड देखते होंगे, अगर आप प्लेन्स में रहते होंगे तो वहां पर आप देखते होंगे कि बहुत एक लंबा स्ट्रेच है प्लेन, जहां पर आप खेती करते हैं या फिर घर बनाते हैं और वो वहां की एक तरीके से फीचर है। तो उसी तरीके से बहुत सारे लैंडफॉर्म्स इंडिया में मौजूद हैं। अगर हम बात करें तो दुनिया में जितने भी लैंडफॉर्म्स अवेलेबल हैं वो सभी लैंडफॉर्म्स या फिर जो फिजिकल फीचर्स हैं वो इंडिया में अवेलेबल हैं। जैसे माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेटू, आइलैंड्स, ये सभी इंडिया में अवेलेबल हैं। तो देखिए, आप एक तरीके से ये वंडर कर रहे होंगे कि आखिर ये जो फिजिकल फीचर्स हैं ये बने कैसे, यानी ये जो हम डेजर्ट देखते हैं ये डेजर्ट कैसे बना, या फिर प्लेटू रीजन है ये कैसे बना, या फिर नॉर्दर्न प्लेन कैसे बना। तो इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इसको हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले रॉक्स के साथ। तो देखिए, रॉक्स अगर हम बात करें तो इंडिया में जो रॉक्स है वो कई तरह के रॉक्स अवेलेबल हैं। कुछ रॉक्स जो है वो काफ़ी हार्ड होते हैं, जिनको मार्बल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जिनको कि यूज़ किया गया है ताजमहल बनाने के लिए। इसके अलावा कुछ रॉक्स जो होते हैं वो सोप जैसे काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, जिनको कि टैल्कम पाउडर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसी तरीके से अगर हम सॉइल की बात करें तो सॉइल भी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर काफ़ी वेरी करती है। एक जगह पर जो है एलुवियल सॉइल मिलता है तो दूसरी जगह पर ब्लैक सॉइल मिलता है, कहीं पे रेड सॉइल मिलता है। तो इस तरीके से अलग अलग जगहों पर अलग अलग सॉइल हमें देखने को मिलता है। तो आपने कभी ये सोचा है कि इस तरीके के जो वेरिएशन हम देखते हैं अपने आसपास या फिर इंडिया में, इतने सारे वेरिएशन हैं, ये आखिर बने कैसे, ये आखिर इनके बनने का रीज़न क्या है? तो इनमें से ज़्यादातर जो वेरिएशंस हमें देखने को मिलता है, चाहे वो रॉक्स की बात करें या फिर सॉइल की, तो उसका रीज़न ये है कि देखिए, जो रॉक फॉर्मेशन हुआ, रॉक फॉर्मेशन जो अलग अलग जगहों पर हुआ, यानी इंडिया में जो ऊपर के इलाकों में रॉक फॉर्मेशन हुआ और जो साउथ के इलाकों में जो रॉक फॉर्मेशन हुआ, उनके जो एक तरीके से फॉर्मेशन की जो विधि थी या फिर वहाँ पर जो सिचुएशन था वो काफ़ी अलग था। इस वजह से उनका जो रिजल्ट आया, रिजल्ट भी हमें काफ़ी अलग अलग देखने को मिलता है। तो देखिए, इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो काफ़ी बड़ा लैंडमास है और ये अलग अलग जियोलॉजिकल पीरियड्स का इस पर काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है इसके रिलीफ पर। तो आखिर ये रिलीफ वर्ड क्या है ये आप शायद नहीं समझ रहे होंगे। तो अगर हम रिलीफ की बात करें तो रिलीफ का मतलब होता है कि कहीं पर देखिए माउंटेन है, कहीं पर तालाब है, कहीं पर गड्ढा है, तो इनके बीच जो डिफरेंस हुआ उसी को हम रिलीफ कहते हैं। तो सिंपली अगर हम प्लेन की बात करते हैं, प्लेन, तो प्लेन यानी कि एकदम समतल भूमि, तो उसका अगर हम अपोजिट करें तो यानी कि उबड़ खाबड़ भूमि होगी, इस तरीके की भूमि होगी, तो इसी को हम रिलीफ कहते हैं। यानी जो एक तरीके का हम लैंडमास कह सकते हैं या फिर जो क्या हम कहें, लैंडफॉर्म हम कह सकते हैं कि लैंडफॉर्म की कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर गड्ढा है, कहीं पर समतल भूमि है, तो इसी चीज़ को हम रिलीफ कहते हैं। तो देखिए, जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस के अलावा बहुत तरीके के प्रोसेसेस जैसे कि वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन, इनके वजह से भी जो रिलीफ है उसका फॉर्म हुआ है, जो कि आज जिस रूप में हम देखते हैं। तो यहाँ पर इन तीनों वर्ड्स को भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, वेदरिंग को, इरोजन को और डिपोजिशन को। तो देखिए, वेदरिंग आखिर क्या है? तो वेदरिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि बड़े रॉक्स जो हैं वो छोटे छोटे रॉक्स में टूट जाते हैं या फिर पत्थर में टूट जाते हैं। और इसके बाद इरोजन क्या है? तो देखिए, इरोजन का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई पत्थर है या फिर कहीं पर मिट्टी है, तो
इरोजन का मतलब ये हुआ कि हवा के उस पर दबाव से, हवा के एक्शन से, या फिर पानी के एक्शन से, या फिर किसी और तरीके के एक्शन से वो जब इरोड होता है यानी वो टूटता है और छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ता है और वो एक तरीके से अपने फॉर्म को वो खो देता है, तो उसी को हम इरोजन कहते हैं। जैसे कि अगर आप देखते होंगे कुएं पर रस्सी से जब आप खींचते हैं तो वहां पर एक तरीके का निशान हो जाता है रस्सी का, तो वो क्या है, वो एक तरीके का इरोजन है। या फिर नदी किनारे आप देखते होंगे कि जो मिट्टी एक कटाव आप सुनते होंगे कि जो नदी है उसका मिट्टी जो है वो बहकर नदी के साथ चला गया, तो वो क्या है, वो एक तरीके का इरोजन है। अब ये डिपोजिशन यहाँ पर क्या है, तो देखिए डिपोजिशन कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। तो देखिए जब इरोजन होता है, मान लीजिए पानी के द्वारा इरोजन हो रहा है और वो मिट्टी को अपने साथ बहाकर ले जा रही है नदी के किनारे की मिट्टी को, तो वो उस मिट्टी को आगे ले जाकर कहीं पर जाकर डिपोजिट करेगी, कहीं पर उसे जमा करेगी, तो उसी को हम डिपोजिशन कहते हैं। कि इरोड करने के बाद जो भी प्रोडक्ट निकलता है, चाहे वो हवा के माध्यम से हो या फिर पानी के माध्यम से हो या किसी और माध्यम से, वो कहीं पर जाकर डिपोजिट होती है, कहीं पर जाकर जमा होती है और उसी चीज को हम डिपोजिशन कहते हैं। तो देखिए ये जो तीनों प्रोसेसेस हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है इंडिया के जो अलग अलग लैंडफॉर्म्स हैं उनके बनाने में। तो देखिए अगर आप बात करें मिट्टी की, तो मिट्टी जिसमें कि हम खेती करते हैं, वो उनका एक तरीके से फॉर्मेशन जो है वो इन्हीं तीन प्रोसेसेस के चलते मेनली हुआ है। तो देखिए अगर हम अर्थ साइंटिस्ट की बात करें तो वो काफ़ी उन्होंने कई बार अटेम्प्ट किया है इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए कि जो फिजिकल फीचर्स हम देखते हैं वर्ल्ड में वो आखिर बने कैसे। तो उसके लिए उन्होंने कई सारे थ्योरीज भी सामने रखे हैं, वो जो कि कई सारे तरह के एविडेंसेस पर आधारित हैं। और इनमें से एक काफ़ी प्रचलित थ्योरी है और वो है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। तो ये क्या है, इस चीज़ को हम देख लेते हैं। तो देखिए इस थ्योरी के अनुसार जो क्रस्ट है, यानी कि जो अर्थ का जो सबसे ऊपर का हिस्सा है, यानी ऊपर वाला जो ये ऊपर का हिस्सा है, उसी को हम क्रस्ट कहते हैं। ये जो सबसे ऊपर का हिस्सा क्रस्ट जो है वो बना है 7 मेजर और कुछ माइनर प्लेट्स के जरिए, यानी वो प्लेट्स का मिलकर बना हुआ है, वो प्लेट से मिलकर बना हुआ है। और जो मूवमेंट है प्लेट्स का, वो एक तरीके से उसके वजह से स्ट्रेस क्रिएट होता है प्लेट्स के बीच में और जो कॉन्टिनेंटल रॉक्स हैं उनके बीच में। कॉन्टिनेंटल रॉक्स का क्या मतलब हुआ, तो देखिए एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है। तो देखिए जो अर्थ है, तो अर्थ के सबसे ऊपर का जो हिस्सा है उसी को हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट करते हैं और वहां पर जो रॉक्स अवेलेबल हैं उसी को हम कॉन्टिनेंटल रॉक्स कहते हैं। तो इन कॉन्टिनेंटल रॉक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव बनता है, स्ट्रेस बनता है और इसकी वजह से जो ये रॉक्स होते हैं या फिर प्लेट्स होते हैं ये फोल्ड होते हैं, फॉल्ट करते हैं या फिर यहाँ पर हमें वोल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो देखिए ये जो प्लेट मूवमेंट्स हैं इनको हम मेनली 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। 3 टाइप्स कौन कौन से हैं यहाँ पर नीचे बताया गया है। तो देखिए ये पहला है कन्वर्जेंट बाउंड्री, दूसरा डाइवर्जेंट बाउंड्री और तीसरा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो इसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए 2 प्लेट है, ये प्लेट नंबर 1 और ये प्लेट नंबर 2। जब 2 प्लेट एक दूसरे के नजदीक आते हैं यानी एक दूसरे की तरफ जाते हैं तो ये एक दूसरे से सटते हैं और प्रेशर बनाते हैं और हो सकता है कि एक प्लेट एक दूसरे प्लेट के ऊपर चला जाए और एक प्लेट नीचे चला जाए, तो इसी को हम कन्वर्जेंट बाउंड्री कहते हैं। दूसरा होता है कि जब 2 प्लेट हैं जो एक दूसरे से सटे हुए हैं वो एक दूसरे से दूर जाने लगे, यानी कन्वर्जेंट में वो नजदीक आते हैं एक दूसरे के और डाइवर्जेंट में वो दूर जाने लगते हैं, तो इसी को हम डाइवर्जेंट बाउंड्री कहते हैं। और तीसरा जो मूवमेंट हुआ उसमें जो प्लेट है वो ना तो एक दूसरे से नजदीक आता है ना ही वो एक दूसरे से दूर जाता है, बल्कि वो एक दूसरे के उल्टे डायरेक्शन में जाता है। फॉर एग्जांपल अगर ये नीचे जा रहा है तो ये ऊपर की ओर मूव कर रहा है इस तरीके से, और ये एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए रहते हैं। तो इस तरीके से 3 तरीके के मूवमेंट होते हैं। पहला हो गया आपका कन्वर्जेंट बाउंड्री, दूसरा डाइवर्जेंट बाउंड्री और तीसरा नाम यहाँ पर है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो देखिए इन तीनों मूवमेंट को हमने एक तरीके से सिंपली देख लिया कि ये तीनों मूवमेंट क्या होते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये जो मूवमेंट है ये ऐसा नहीं है कि अभी चाहे तो अभी 5 मिनट में ये मूवमेंट हो जाता है। इस पूरे मूवमेंट को होने में करीब मिलियन साल्स लगते हैं, या फिर 1 लाख साल, 2 लाख साल या फिर 1000 साल, इतने ज़्यादा साल लगते हैं तब ये जाकर मूवमेंट हो पाता है। तो इस तरीके के जो मूवमेंट्स हैं इसके बारे में हम यहाँ पर इसलिए पढ़ रहे हैं, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी तरीके के मूवमेंट की वजह से इंडिया को आज हम उस रूप में देख पाते हैं जिस रूप में इंडिया
आज मौजूद है। तो देखिए जो ओल्डेस्ट लैंडमास है यानी जो पेनिनसुला पार्ट है पेनिनसुलर प्लेटू का, वो कभी गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। तो आखिर ये गोंडवाना लैंड क्या है, ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो देखिए अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड की, तो पूरे वर्ल्ड में ऐसी एक थ्योरी है कि पूरे वर्ल्ड का जितना भी लैंड है, यानी आपका इंडिया हो गया, चाइना हो गया, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये सभी मिलकर एक लैंड हिस्सा हुआ करता था, यानी कि एक कॉन्टिनेंट सिर्फ हुआ करता था जिसका नाम था पेंजिया। और ये पेंजिया फिर टूटकर दो हिस्सों में बटा, जिसका नाम था अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। दो हिस्सों में बटा और गोंडवाना लैंड नीचे का हिस्सा था और अंगारा लैंड ऊपर का हिस्सा था। इसका मैं आपको मैप दिखा देता हूं। तो देखिए यहां पर आप मैप में देख सकते हैं कि ये जो पूरा लैंडमास है ये पहले एक में था जिसको हम पेंजिया कहते हैं, और फिर ये टूटकर दो हिस्सों में बटा। ये ऊपर हो गया अंगारा लैंड और नीचे हो गया गोंडवाना लैंड, और इसके बीच में एक रिवर हम कह सकते हैं या फिर सी कह सकते हैं, जिसे हम तेथिस सी कहते हैं। तेथिस सी, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इस चीज को अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो गोंडवाना लैंड था वो इंक्लूड करता था बहुत सारे रीजन्स को, जिसमें आपका आ जाता है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका, और ये सभी मिलाकर एक लैंडमास हुआ करता था। यानी ये सभी मिलाकर सिर्फ एक कॉन्टिनेंट हुआ करता था। जैसा आज हम अलग अलग इनको देखते हैं वैसा नहीं था। जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं, इस मैप में इंडिया भी है, अंटार्कटिका भी है, साउथ अमेरिका भी है, अफ्रीका भी है और ऑस्ट्रेलिया भी है। तो ये सभी मिलाकर एक कॉन्टिनेंट बनाते थे जिनको हम गोंडवाना लैंड कहते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि कुछ साल पहले की बात है, ये करीब आज से 10 लाख 20 लाख साल पहले की बात की जा रही है यहाँ पर। तो देखिए ये जो कन्वेंशनल करेंट्स थे, यानी कि जो प्लेट्स में मूवमेंट हो रहा था, क्रस्ट में जो मूवमेंट हो रहा था, इसने क्रस्ट को काफी अलग हिस्सों में बांट दिया। प्लेट्स के मूवमेंट ने काफी अलग हिस्सों में इनको बांट दिया, और इस वजह से जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट था वो सेपरेट होकर आगे चलकर गोंडवाना लैंड से सेपरेट होकर और ये नॉर्थ की तरफ मूव करने लगा। तो यहाँ मैं आपको मैप के जरिए ही इसे दिखा देता हूँ। तो देखिए ये जो आपका रीजन है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों मिलाकर एक प्लेट बनाते हैं जिसको हम इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं। तो ये जो रीजन है ये अलग होने लगा इस पूरे गोंडवाना लैंड से और नॉर्थ की तरफ मूव करने लगा, और आगे चलकर ये जो आपका यूरेशियन प्लेट है ये यूरेशियन प्लेट से टकराया। तो यहाँ पर यही लिखा गया है कि देखिए ये नॉर्थ की तरफ मूव करने लगा और नॉर्थ की तरफ मूवमेंट की वजह से आगे चलकर ये यूरेशियन प्लेट से टकराया, और यूरेशियन प्लेट के साथ कॉलिजन की वजह से जो सेडिमेंट्री रॉक्स जो थे वो एक्यूमुलेट होने लगे जियोसिंक्लाइन में, जिन्हें कि हम तेथिस कहते हैं। तेथिस सी जिसकी हमने बात की थी, उस रीजन में ये एक तरीके से एक्यूमुलेट होने लगे, और इस वजह से एक तरीके से दबाव की वजह से आज हम देख सकते हैं कि जो वेस्टर्न एशिया के जो माउंटेन सिस्टम्स हैं या फिर जो हिमालय है ये आज वजूद में है। अगर आप बात करें तो गोंडवाना लैंड से अलग होकर ये जो लैंड मास है यानी इंडियन लैंड मास या फिर आपका जो ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये अगर मूव नहीं किए होते तो आज जिस फॉर्म में हम हिमालय को देखते हैं वो नहीं हो पाता। तो यहाँ पे देखिए मूवमेंट दिखाया गया कि इंडिया का मूवमेंट किस तरीके से हुआ। तो यहाँ पहले अलग इस जगह पर मौजूद था और ये यूरेशियन प्लेट काफी अलग था। इंडिया इस पूरे वर्ल्ड का हिस्सा नहीं था, वो काफी अलग था। वो फिर ऊपर मूव करता गया, और फिर जाकर यूरेशियन प्लेट से टकराया, और यहाँ पर इस रीजन में हमें हिमालय जैसा एक पहाड़ देखने को मिला जो कि इस कोलिजन की वजह से जनरेट हुआ। तो देखिए जो तेथिस सी से हिमालय का अपलिफ्ट हुआ यानी हिमालय ऊपर उठा, उसकी वजह से जो नॉर्दर्न फ्लैंक था यानी कि जो नॉर्दर्न हिस्सा था पेनिनसुलर प्लेटू का, उसकी वजह से बहुत बड़ी बेसिन का वहां पर फॉर्मेशन हुआ। आगे के कई सालों में ये जो डिप्रेशन था यानी ये जो गड्ढे का हिस्सा था, यानी जो देखिए नॉर्दर्न प्लेन था वो ऐसा नहीं था कि हमेशा से प्लेन था, वो प्लेन नहीं था, पहले वो गड्ढा एक हुआ करता था। वहां पर जो तेथिस सी था उसका एक रीजन छोटा सा पानी का हिस्सा बचा हुआ था। तो ये जो डिप्रेशन था ये फिल हो गया डिपोजिशन की वजह से सेडिमेंट्स के साथ, जो कि रिवर्स बह रहे थे आपके माउंटेन से, नॉर्थ रीजन से। उन सभी रिवर्स के साथ जो सेडिमेंट्स आए उनके वजह से ये फिल हो गया और वहां पर एक हमें प्लेन देखने को मिला, जिस प्लेन को आज हम नॉर्दर्न प्लेन कहते हैं। तो ये जो पूरा रीजन है ये एलुवियल डिपॉजिट्स के साथ भर गया और आगे चलकर ये नॉर्दर्न प्लेन बन गया। तो देखिए जो लैंड है इंडिया का वो डिस्प्ले बहुत तरह के फिजिकल वेरिएशन को डिस्प्ले करता है, और जियोलॉजिकली बात करें तो जो पेनिनसुलर प्लेटू है वो पूरे वर्ल्ड का एंशिएंट लैंडमास
का एक फॉर्म है, यानी कि जितने भी वर्ल्ड में लैंडमास है उनमें सबसे पुराने लैंडमास में से एक हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है। और ये एक तरीके से इसको मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स में माना जाता है। और जो हिमालय और जो नॉर्दर्न प्लेन्स है ये सबसे रिसेंट लैंडफॉर्म्स है, यानी पूरे वर्ल्ड में बात करें तो हमारा जो पेनिनसुलर प्लेटू है वो सबसे पुराना है। लेकिन अगर हम बात करें हिमालय की या फिर नॉर्दर्न प्लेन की तो ये सबसे नया हिस्सा है, और ये सिर्फ आपके कोलिजन की वजह से क्रिएट हुआ है नॉर्दर्न प्लेन और हिमालय, नहीं तो पहले ऐसा कुछ यहाँ पर मौजूद नहीं था। और अगर हम जियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो हिमालय माउंटेन्स हैं वो बहुत ही अनस्टेबल जोन है। अनस्टेबल इसलिए है क्योंकि जो हिमालय का जो रीजन है ये काफ़ी यूथफुल टोपोग्राफी है, यानी ये बिल्कुल नई है और ये अभी स्टेबल नहीं है। इसको स्टेबल होने में अभी कई साल लगेंगे और उसमें कई तरह के मूवमेंट हो सकते हैं, तब जाकर ये स्टेबल हो पाएगा। और इसके लिए हो सकता है कि आगे के 1000 साल या 5000 10,000 साल इसमें लग जाए इसको स्टेबल होने में। और जो ये नॉर्दर्न प्लेन्स हैं ये एलुवियल डिपॉजिट्स की वजह से बने हैं। और इसके साथ ही जो पेनिनसुलर प्लेटू है इसमें आपको इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक काफ़ी बड़ी संख्या में देखने को मिल जाते हैं, और इसमें आपको कई तरह के हिल्स और वाइड वैलीज आपको देखने को मिल जाते हैं। तो देखिए इसके बाद जो टॉपिक है हमारा मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स, इसको हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।